हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? क्लास नाइन्थ और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउंड साइंस में साउंड पार्ट 2। साउंड में कल हमने पढ़ा, साउंड की डेफिनेशन पढ़ी, साउंड की वेव्स की टाइप पढ़ी। साउंड किस तरह की वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती हैं? जो कि क्रस्ट और जो कि क्रस्ट और ट्रफ की वेव में मूव करती हैं, वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है। और जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रेरेफ्रैक्शन के रूप में मूव करती हैं, वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आगे जो है डिफरेंट वेव्स होती हैं। तो जो साउंड होती है, जो वेव्स होती हैं, वो वेव्स कई टाइप की होती हैं। कुछ वेव्स कहलाती हैं इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स का मतलब है जिनकी फ्रीक्वेंसी, द वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं क्या? साउंड ऑफ ए मूविंग पेंडुलम। पेंडुलम जो मूव कर रहा है उसकी जो साउंड है वो क्या है? एक इंफ्रारेड रेज का एग्जांपल है। इसके बाद है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जिनकी वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है? ऑडिबल साउंड्स होती हैं। और अल्ट्रासाउंड वो होती हैं द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हर्ट्ज है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। तो यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का यूज़ बहुत तरह का यूज़ होता है बच्चों। अल्ट्रासाउंड का यूज़ मैं आपको अगले पेज पे भी बताऊंगा। तो मेडिकल लाइन में डिटेक्टिंग ऑफ मेडिकल लाइन में जो है अल्ट्रासाउंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। और जो आपका जो भी एक्सरे वगैरह होते हैं, इंटरनल बॉडी के ऑर्गेन्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। एक है कोई भी हैवी मेटल ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक में कोई डिफेक्ट तो नहीं है अंदर। जैसे ये बहुत सारे पुल वगैरह बनाते हैं हम, तो पुल बनाने में जो मेटलिक बड़े बड़े ब्लॉकों की ज़रूरत होती है, अगर उसके बीच में कहीं भी डिफेक्ट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए भी हमें जो है साउंड की वो उसकी ज़रूरत होती है। आपने जो उस पे देखा होगा रेलवे स्टेशंस पे, मेट्रो स्टेशंस पे आपके ब्रीफकेस वगैरह के में उसकी सामान की चेकिंग होती है। वो चेकिंग कैसे होती है? अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से। ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं उसके अंदर वो डालते हैं और वो उस सामान का फोटोग्राफ दिखाते हैं। अगर उसके अंदर कोई ऐसे जैसे कि स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, कोई भी जैसे कि बुलेट है या कोई और नाइफ है या कोई मतलब इलेक्ट्रिक एप्लायंस, कोई प्लायर्स है, कोई स्क्रू है, तो उस तरह की चीज़ को वो क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सरे मशीन्स के द्वारा उनकी जो है टेस्टिंग होती है। सोनार, सोनार का डेफिनेशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसका यूज़ क्या होता है? फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ ए सी। ठीक है। रडार, रडार का डेफिनेशन फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बच्चों इसके बाद जैसे हम नॉर्मली लाइट के रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ऐसे भी साउंड भी जो है अपना रिफ्लेक्ट करता है। साउंड किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट कम्स बैक इन द सेम मीडियम। तो इस तरह से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे ही इको होता है। इको तो क्या होता है? इस इको होता क्या है? देखिए, हम साउंड की स्पीड समझते हैं कितना? 344 मीटर पर सेकंड। तो 344 मीटर पर सेकंड और 0.1 सेकंड में जो है हम इको का मतलब है हम जैसे कि हम
उन्हें देखते किसी सिनेमा किसी बड़े से हॉल में, ऑडिटोरियम में हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज़ थोड़ी गूंजी सी हो जाती है और वो इको कहलाता है। ठीक है। When sound come to more than one time, when sound reflect from one more than one time, then we hear the sound in so many time, and this is called reflection of sound. And this by the reflection of sound we hear so many sounds, and that's why we do not get a proper idea that what the speaker is saying. So this is called इको। अब इको को होने के लिए क्या है, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का डिफरेंस चाहिए। तो 0.1 सेकेंड में जो स्पीड है कितना, 34.4 मीटर चलेगी। अब 34.4 मीटर मीन्स यहाँ पर अगर कोई स्पीकर है तो यहाँ से स्पीकर से वो साउंड चली और ये आपका जो है साउंड का रिफ्लेक्टर है और इस रिफ्लेक्टर पे ही साउंड जो है वो टकराई और फिर इससे वापस आई। तो इसके बीच में एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। अब 0.1 सेकेंड का मतलब है ये इसके जो साउंड को वहाँ तक पहुँचने में और ट्रैवल करके वापस आने में उसे कितना 34.4 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी चाहिए। और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए यानी कि वन साइड में से कितना हो, 17.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये होता है क्या, इको। अच्छा जी, इसके बाद ऐसे ही होता है रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन का मतलब है बहुत बार इस तरह से बड़े सिनेमा हॉलों में अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए जो 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 स्पीकर होते हैं तो उस चीज़ को कम कर पाएँ ताकि जो है जो साउंड है वो क्लियरली सभी तक पहुंच पाए। तो ऐसे ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन के यूज़ होते हैं अलग अलग, और वो कहाँ होते हैं, आपने देखा होगा मेगाफोन या ईयर लाउड स्पीकर, लाउड ईयर्स, ठीक है, हॉर्न्स, ठीक है, उनकी स्पेशल शेप होती है। और वो शेप ऐसा क्यों होती है, क्योंकि उससे जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो जो साउंड है वो क्लियरली लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ये जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, एक लाउड स्पीकर से कोई पर्सन बोल रहा है तो उसकी जो शेप है वो इस टाइप की होती है जिससे कि वो क्लियरली एक तरफ प्रॉपर उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन होने के कारण उसकी जो साउंड है वो वन वे में जाएगी। ठीक है। ये कोई सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल की जो रूफ है वो कैसी है, कर्व्ड शेप में है। सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल की रूफ जो है जैसे कि राम राम जी, पदम ताऊ करके लगन लिखवाया अभी। ठीक, कर्व्ड शेप में सिनेमा हॉल्स के या ऑडिटोरियम्स की रूफ होती है। वाई, बिकॉज वो स्टेज से जो बोलते हैं तो बोलने के बाद वो जो साउंड है वो ऊपर जाएगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के इट विल सेंड एट द एवरी कॉर्नर ऑफ द ऑडिटोरियम रूम। दैट्स वाई देयर रूफ is be curved shape. Sometime we have seen that behind the stage, okay, sometime we have seen that behind the stage the surface is curved shape. Why? Because a surface when a person is speaking here, then it reflect by the mics, it reflect its sound by the this curved surface, and after this it expand in the every portion of the ऑडिटोरियम रूम। ठीक है जी। ये स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ये भी साउंड के रिफ्लेक्शन के बेस पे वर्क करता है। तो इस तरह से साउंड रिफ्लेक्शन के बहुत सारे जो यूजेस हो गए।
ये जो है मैं आपको जो बता रहा था सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इससे क्या होता है समुद्र के अंदर डेप्थ निकालने की वो होती है। तो एक प्लेन के अंदर, एक शिप के अंदर हम क्या करते हैं, एक सोनार से वेव्स भेजी जाती हैं एंड दे विल कम बैक and detected, and we get a proper idea about the time and speed, and we can easily calculate the depth of a sea ocean। ठीक है जी। और इस तरह से एक न्यूमेरिकल छोटा सा दिया हुआ है, किसी भी साउंड को डिटेक्ट होकर के 3.42 सेकेंड में जो साउंड है वो रिसीव हो रही है और उसकी जो स्पीड है वो ये है, तो उसकी जो डेप्थ है वो हम कैलकुलेट करनी है। और वो कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ये हम इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। स्पीड इनटू टाइम, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या उसकी डेप्थ हो जाएगी ओशियन की। तो बच्चों ये आपका ईयर का जो है एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने साउंड को इजीली हियर अप कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो इसमें हमें तो आउटर ईयर क्या करता है, रेज को कलेक्ट करता है एंड इट विल सेंड इट इन द इनर पोर्शन एंड इन द मिडल पोर्शन इट इज देयर इज ए प्रेजेंट ऑफ ईयर ड्रम and eardrum it can vibrate the rays and it will send into the inner portion of our ear. From our inner ear there are three bones, and these bones identify the sound waves and they send it to the our brain, so we can easily identify the any sound. So this was the last portion of the this chapter, and your chapter has been finished. So thanks a lot.